हेलो दोस्तों नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम राजस्थान अध्ययन कक्षा 10th की जो बुक है उसका फर्स्ट चैप्टर हम पढ़ने जा रहे हैं और यहाँ पर जो चीजें बताई जाएगी वो एग्जाम ओरिएंटेड चीजें बताई जाएगी। उस बुक की जो समरी है वो बताई जाएगी। ठीक है दोस्तों, आप जुड़े रहिए। देखिए, पहला जो अध्याय है, अध्याय नंबर फर्स्ट, जिसका नाम है राजस्थान का इतिहास, उसका एक परिचय। यानी यहाँ पर हम संक्षिप्त परिचय पढ़ेंगे राजस्थान के इतिहास का इस पहले चैप्टर में। सबसे पहले दोस्तों, इस राजस्थान के लिए राजस्थान नाम कैसे पड़ा उसके बारे में हम जानेंगे। तो सबसे पहले सन 1800 के अंदर 1800 ईस्वी में जॉर्ज थॉमस, क्या नाम है दोस्तों, जॉर्ज थॉमस ने इस भूभाग के लिए राजपुताना शब्द का प्रयोग किया। 1800 में जॉर्ज थॉमस और किस शब्द का प्रयोग किया इस भूभाग के लिए? राजपुताना शब्द का प्रयोग किया। फिर 29 साल बाद 1829 ईस्वी में कर्नल जेम्स टॉड ने इसके लिए जो शब्द यूज किया वो राजस्थान अथवा राजस्थान शब्द का प्रयोग किया। कर्नल एक पुस्तक लिखी जिसका नाम है एनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान। कौन सी पुस्तक लिखी? एनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान। और इस पुस्तक में ही ये नाम बताया उन्होंने, राजस्थान अथवा राजस्थान। और जब आजाद हुआ अपना देश 1947 में, उसके बाद में रियासतों का एकीकरण हुआ और 30 मार्च 1949 को इस भूभाग के लिए सर्वसम्मति से राजस्थान नाम को एक्सेप्ट कर लिया गया। तो दोस्तों, यहाँ पर आपको एक चीज ध्यान रखनी है, जब आपके क्वेश्चन पूछा जाएगा कि राजस्थान भूभाग के लिए राजपुताना शब्द का प्रयोग किसने किया, अभी आपको पता है कि थॉमस ने किया, लेकिन एग्जाम के टाइम आप भूल जाओगे, थॉमस आएगा, टोड आएगा, दोनों ऑप्शन आएंगे। तो आपको ये ध्यान रखना है कि राजपुताना में ता आ रहा है और थॉमस में था आता है, तो ता के तुरंत बाद में क्या आएगा? था आएगा। इसीलिए राजपुताना शब्द किसने किया? थॉमस ने। ता था, बाकी जो बच्चा वो टोड ने, राजस्थान अथवा राजस्थान। ये कंफ्यूजन था तो मैंने आपको बता दिया दोस्तों। आप देखिए, अब राजस्थान के जो कुछ भूभाग है जिनके जो प्राचीन नाम है, जैसे मरु प्रदेश, दन्व प्रदेश, जांगल प्रदेश, मत्स्य प्रदेश, सूरसेन प्रदेश, ये राजस्थान के भूभागों के प्राचीन नाम है। और इन नामों का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। ये ध्यान रखे, ये कितने 5 नाम, मरु, दन्व, जांगल, मत्स्य और सूरसेन, इन 5 नामों का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। दोस्तों, क्वेश्चन आ सकता है कि निम्न में से किनका उल्लेख ऋग्वेद में नहीं है, या फिर यूं आ सकता है कि जांगल प्रदेश का उल्लेख निम्न में से किस वेद में है। तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? ऋग्वेद। तो ये आप 5 नाम ध्यान रखें। ऋग्वेद में मरु प्रदेश या दन्व प्रदेश, जांगल प्रदेश, मत्स्य प्रदेश और सूरसेन प्रदेश, इनका उल्लेख मिलता है। आपको बता दें, मरु और दन्व का एक ही मतलब होता है और वो मतलब मरुस्थल से लगाया जाता है। मरु या दन्व, आपने दन्व धानवन दुर्ग की श्रेणी भी पढ़ी होगी, तो आप यही समझना कि मरु और दन्व का एक ही मतलब होता है मरुस्थल, जहां रेत ही रेत हो। जोधपुर संभाग का जो मरुस्थल है, आपकी बुक में यह लिख रखा है कि जोधपुर संभाग का मरुस्थल मरु या दन्व प्रदेश कहलाता है। जोधपुर के बाद में एक विशेष बात बता देता हूं मैं आपको कि जोधपुर को पहले मरु और मरु से मरुवार और मरुवार से इसका नाम बना मारवाड़। तो जोधपुर का पहले नाम क्या था? मरु, मरुवार और फिर मारवाड़, ये ध्यान रखें। अब जांगल प्रदेश कैसे नाम पड़ा? जांगल का मतलब थोड़ा आप जंगल लगा सकते हैं, जंगल का मतलब पेड़ पौधे,
और पेड़ पौधे का मतलब जहां जहां शमी के वृक्ष, केर के वृक्ष या पीलू के वृक्ष पाए गए, जहां जहां शमी, केर या पीलू इनके वृक्ष जहां जहां मैक्सिमम पाए जाते थे उन प्रदेश को जंगल प्रदेश कहते। और ऐसी जगह राजस्थान में बीकानेर और नागौर दोनों जिले हैं, वहां का जो प्रदेश है वो जंगल प्रदेश कहलाता है। तो बीकानेर और नागौर, बीकानेर नागौर किसमें आएंगे? जंगल प्रदेश में। ध्यान रखें, बीकानेर और नागौर, और उनके आसपास का क्षेत्र भी है। ठीक है, तो हमेशा अगर यू क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि ऐसा स्थान जहां शमी, केर और पीलू वृक्ष की प्रधानता है उस प्रदेश को कहा जाता है तो जंगल प्रदेश। और बीकानेर और नागौर का क्षेत्र जंगल प्रदेश है। मत्स्य प्रदेश, मत्स्य प्रदेश बार बार आपने पढ़ा होगा। मत्स्य प्रदेश की राजधानी विराटनगर है और ये जो क्षेत्र है जयपुर, अलवर और भरतपुर 3 जिलों तक विस्तृत है। ना केवल जयपुर, 3 जिले हैं, जयपुर, अलवर और भरतपुर। जयपुर, अलवर और भरतपुर 3 क्षेत्रों में ये विस्तृत है मत्स्य क्षेत्र। और फिर है सूरसेन क्षेत्र। सूरसेन जो क्षेत्र है वो जो मथुरा है ना, मथुरा, उन मथुरा के पास जो भरतपुर का जो क्षेत्र लगा हुआ है, भरतपुर का मथुरा से सटा हुआ क्षेत्र सूरसेन में आता है। इसके अलावा धौलपुर और करौली का अधिकांश भाग सूरसेन के अंतर्गत आता है। तो आपको ध्यान रखना है कि भरतपुर का तो मथुरा से सटा हुआ जो भी भूभाग है वो, और धौलपुर और करौली का अधिकांश भूभाग इस सूरसेन क्षेत्र में आता है। इन 5 का उल्लेख ऋग्वेद में तो है ही है, लेकिन 2 क्षेत्र ऐसे हैं, मत्स्य क्षेत्र और सूरसेन क्षेत्र, जिनका उल्लेख महाभारत में भी मिलता है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि महाभारत में किसका उल्लेख मिलता है? मत्स्य और सूरसेन। आपको पता है महाभारत किन में हुआ? सूरवीरों में हुआ। इसका मतलब सूरवीर, सूरसेन, तो आप समझ जाना सूरवीर यानी महाभारत में हुआ। और मत्स्य प्रदेश है वो भी महाभारत में हुआ। मत्स्य का मतलब मछली भी होता है, तो आप कहीं ना कहीं मछली से महाभारत कनेक्ट करना कि भाई मछलियों की लड़ाई हो गई, मछलियों का महाभारत हुआ, इतना ध्यान रख सकते हैं, मछलियों का महाभारत। तो इन दोनों का उल्लेख महाभारत में है और इन 5 का उल्लेख ऋग्वेद में भी है। मरु प्रदेश का हो या धनु का हो, जांगल का हो, मत्स्य का हो, सूरसेन का हो, ये चीजें आपकी बुक में दे रखी है। तो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ से सीधा क्वेश्चन आ सकता है, तो आप ध्यान रखें दोस्तों। हाँ तो दोस्तों, कांठल प्रदेश, कांठल प्रदेश किसका प्राचीन नाम है? देखिए दोस्तों, कांठल, कांठल का मतलब होता है किनारा। किनारा, उस किनारे को कहते हैं, किनारे को कहते हैं कांठे, है ना। तो कांठल यानी किनारे, किसके किनारे? माही नदी के जो किनारे प्रतापगढ़ में जो स्थित भूभाग है वो भूभाग कांठल कहलाता है। तो कांठल भूभाग प्रतापगढ़ का भूभाग जो माही नदी के किनारे स्थित है। प्रतापगढ़ का भूभाग जो माही नदी के किनारे या कांठे पर स्थित है वो कांठल प्रदेश कहलाता है। 56 का मैदान, इसमें कंफ्यूज मत होना, 56 की पहाड़ियां भी है, वो सिर्फ बाड़मेर में है, ये 56 का मैदान है। अब आप ध्यान रखना, 56 का मैदान ये 2 जिलों के अंदर है, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा के मध्य में स्थित है। भाई बात समझे, प्रतापगढ़। अब देखो इसमें एक जिला तो आप फिक्स कर दो कि पास से प्रतापगढ़ और पा इसमें भी आ रहा है, तो 56 में भी पा आ रहा है और इसमें भी पा, तो प्रतापगढ़ फिक्स है। और प्रतापगढ़ के पास में आप देखोगे तो बांसवाड़ा ही आएगा, कभी कंफ्यूज नहीं होगा, कहीं पे भी एग्जाम है हो 56 पा यानी प्रतापगढ़, इसका मतलब प्रतापगढ़ तो आएगा। और प्रतापगढ़ के जस्ट पास में क्या है? बांसवाड़ा, तो बांसवाड़ा के मध्य का भूभाग। ये 56 गांवों का समूह है, इसलिए इसका नाम 56 का मैदान पड़ा। 56 गांवों का समूह है और 56 गांवों का समूह होने के कारण इसका नाम 56 का मैदान पड़ा, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा। उपरमाल,
उपरमाल जो है वो बैंसरोडगढ़ से लेके बिजोलिया तक का जो क्षेत्र है, बैंसरोडगढ़ जो चित्तौड़ में पड़ता है, बिजोलिया से भीलवाड़ा में पड़ता है, तो बैंसरोडगढ़ से बिजोलिया तक का क्षेत्र उपरमाल कहलाता है। ध्यान रखें। गिरवा का संबंध उदयपुर से है। उदयपुर के आसपास का जो क्षेत्र है वो गिरवा कहलाता है। गिरवा क्योंकि गिरवा यानी पहाड़ियों से इनका संबंध है, तो उदयपुर के चारों ओर पहाड़ियां पाई है, इस कारण इसका नाम गिरवा पड़ा, उदयपुर का नाम। अब आता है मांड। ये भी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मांड, और मांड किसका प्राचीन नाम है? जैसलमेर का। किसका प्राचीन नाम है? जैसलमेर का। मांड जैसलमेर का प्राचीन नाम है, ध्यान रखना है। बागड़, बागड़ प्रदेश, लोग वागड़ भी कहते हैं लेकिन वागड़ नहीं होता, वो बागड़ लिख रखा है तुम्हारी बुक में, आरबीएससी की बुक में। वो डूंगरपुर और बांसवाड़ा का जो क्षेत्र है, नीचे डूंगरपुर बांसवाड़ा का क्षेत्र बागड़ क्षेत्र कहलाता है। हाड़ौती का जो क्षेत्र है वो कोटा बूंदी का क्षेत्र हाड़ौती कहलाता है। वैसे कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ चारों जिले होने चाहिए, लेकिन आरबीसी की जो राजस्थान अध्ययन में 2 जिले दे रखे हैं, कोटा और बूंदी। शेखावटी जो है, शेखावटी प्रदेश वर्तमान में चूरू, झुंझुनू और सीकर का जो क्षेत्र है, चूरू, झुंझुनू, सीकर का क्षेत्र शेखावटी। कोटा बूंदी का क्षेत्र हाड़ौती, या कोटा बूंदी, बारा, झालावाड़ चारों भी आए तो भी आप राइट कर सकते हो। डूंगरपुर बांसवाड़ा बागड़ क्षेत्र। जैसलमेर मांड प्रदेश, ये ध्यान में रखना, मांड प्रदेश कौन सा है? जैसलमेर। उदयपुर का क्षेत्र गिरवा हो गया। बैंसरोडगढ़ से बिजोलिया, उपरमाल, और पास से प्रतापगढ़ आ रहा है, और इसमें भी 56 में आ गया तो 56 का मैदान प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा के मध्य का क्षेत्र क्यों है? क्योंकि 56 गांवों का समूह है, 56 विलेज का समूह है। और कांठल किनारे पर, किसके? माही के किनारे पर जो प्रतापगढ़ का भूभाग है वो कांठल प्रदेश कहलाता है। तो इस वीडियो में हमने राजस्थान का नामकरण कैसे हुआ, कैसे किसने सबसे पहले किसने नाम रखा, क्या रखा, फिर कब सर्वसम्मति से नाम को एक्सेप्ट किया, फिर कुछ क्षेत्र हमने पढ़े जिनके प्राचीन नाम क्या थे और वर्तमान नाम क्या है। ठीक है दोस्तों।